सब भाइयों को क्लियर है? आग तो आग होती है, इसकी टाइप्स क्यों बनाई है? आग तो आग है, टाइप्स क्यों बनाई है? शिद्दत के लिहाज से, ठीक है, और एक्सीलेंट, वेरी गुड भाई। आग की टाइप्स बनाई गई है, क्यों? क्योंकि हर फायर को हैंडल करने का अलग अलग तरीका है। मिसाल के तौर पे आग लगी है बिजली की वजह से, पानी डाल सकते हैं? क्या होगा? पास होगी। आज से कोई 20-22 साल पुराना वाकया है। हमारे घर में स्विच जो था, मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ये वाकया बता रहा हूँ, वो स्पार्क कर रहा था। तो मैं कहा यार इसमें आग ना लग जाए, तो मैंने पानी का एक गिलास भर लिया और वो जब पानी मैंने फेंका है तो वो झटका मुझे अभी भी याद है। तो जब आग बिजली की वजह से लगेगी उसमें पानी नहीं चलता, हालांकि सबसे सस्ता सोर्स है, हर जगह मिलता है, हम पानी ही डालते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि आग बिजली की वजह से है तो आप पानी नहीं डालेंगे। पेट्रोल की वजह से आग लगी है, पानी डाल सकते हैं। पेट की वजह से आग लगी है, पानी डाल सकते हैं। क्वेश्चन है आपसे। पानी नहीं डाल सकते, वो और फैलेगी। इसीलिए फायर की टाइप्स बनाई गई है ताकि समझने में आसानी हो कि कौन सी फायर के लिए करना क्या है। सबसे पहले ग्लास के फायर, आग लगी है लकड़ी, कपड़ा, पेपर, या इसकी वजह से फैल रही है, इसे कहते हैं ग्लास के फायर। आग लगी है पेट्रोल, डीजल, पेट की वजह से या इसकी वजह से फैल रही है, इसे कहते हैं क्लास बी फायर। आग लगी है गैस की वजह से, प्रोपेन की वजह से, इसे कहते हैं क्लास सी फायर। आग लगी है किसी मेटल की वजह से। आप सबके पास आपकी जेबों में मेटल मौजूद है। कौन सा मेटल है इसमें? लेऑन, लिथियम। इसमें आग लगती है? लगती है। हम इसी की बात कर रहे हैं। आपका एटम बम यूरेनियम मेटल है भाई। बिजली की वजह से जो आग लगती है इसे क्लास ई फायर कहते हैं, और आग ठंडे पकाने वाले ऑयल या चर्बी से लगे इसे क्लास एफ फायर कहते हैं। भाई क्यों टाइप्स बनाई गई है? क्योंकि हर फायर को हैंडल करने का अलग तरीका है। जैसे कि फायर अलग है तो उसको बुझाने वाले जो एक्सटिंग्विशर है वो भी अलग ही है। जैसे कि आपके सामने ये एक फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा है, रेड कलर का जो फायर एक्सटिंग्विशर है। रेड कलर से मुराद ये नहीं कि आपने इसकी बॉडी को देखना है, आपको तमाम एक्सटिंग्विशर वो रेड कलर में ही नजर आएंगे। आपने ये वाला टैग नजर आ रहा है, ये वाला टैग या यहाँ पे टैग को देखना है, अगर वो रेड कलर का है तो मतलब वो पानी वाला एक्सटिंग्विशर है। अगर वो ऑफ वाइट कलर का है तो वो फोम वाला है। अगर वो ब्लैक कलर का है तो वो CO2 वाला है। अगर वो ब्लू कलर का है, जैसे कि ये ब्लू है, तो ये पाउडर है यानी TCP है। और अगर वो येलो कलर का है तो वो वेट केमिकल है। अब पानी वाला किसमें चलता है? पानी वाला एक्सटिंग्विशर आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? भाई पानी वाला आप क्लास ए फायर में इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लास ए फायर में। लकड़ी, कपड़ा, पेपर, आग लगी है, आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। आग लगी है भाई, सॉरी, फोम वाला किसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरे ख्याल में आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा होगा। आ रहा है? ये आपको स्क्रीन पे ए और बी को देखना, चेक करें, हाईलाइट हो रहा है आपको। और क्लास फोम वाला जो है वो क्लास ए और बी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फोम वाले को AFF भी बोलते हैं, एक्वस फिल्म फार्मिंग फोम।
एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम। CO2 वाला आप क्लास बी में और ई में इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये जो इलेक्ट्रिकल फायर है इसमें CO2 वाला क्यों इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, खुदा ना खास्ता उस पे आग लग गई, अगर आप पानी इस्तेमाल करेंगे तो जो बाकी सॉकेट है वो गया, जल गया, खराब हो गया। अगर आप फोम वाला इस्तेमाल करेंगे बाकी सॉकेट खराब हो गया। पाउडर वाला डैमेज करता है, या CO2 गैस है, जो एरिया है उधर आपने इस्तेमाल किया उधर की आग बंद हो जाएगी, बाकी सॉकेट सेव हो जाएगा क्योंकि वो जला नहीं, खराब नहीं हुआ, वेट नहीं हुआ। भाई DCP ABC पाउडर, जैसे हम DCP ड्राई केमिकल पाउडर भी बोलते हैं, ये मल्टीपर्पज इस्तेमाल होता है, इसलिए आपको मुख्तलिफ मॉल्स में यूनिवर्सिटीज में यही नजर आएगा। भाई ABCDE इस्तेमाल होता है, और क्लास वेट केमिकल वाला क्लास A और क्लास F फायर में इस्तेमाल होता है। ये देखिए जी कलर कोडिंग, क्लियर है सबको? बीइंग अ स्टूडेंट आप फायर एक्सटिंग्विशर को आसानी से चेक कर सकते हैं, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं। क्या चेक करना है भाई, सबसे पहले जो प्रेशर गेज है ये ग्रीन का होना चाहिए। ग्रीन मतलब ये फुल है, अगर इससे कम है और किसी जगह पे लगा है तो लीगली आपको उसको रिफिल करवाना चाहिए। कम रेंज में क्यों लगा है, रिफिल होना चाहिए। भाई नो साइंस ऑफ टेम्परिंग, जैसे होती है ना बार टेम्परिंग, किसी जगह पे खुदरा हुआ ना हो। भाई सेफ्टी पिन इन केस इसमें देखिए सेफ्टी पिन लगा हुआ है और साथ में टेम्पर सील भी लगी हुई है, सील में बंद है। भाई हर 12 माह बाद इसको चेंज होना चाहिए। तो भाई ये रूल है, ये स्टैंडर्ड है, जो फायर अथॉरिटीज है वो आगे अमूमन फायर एक्सटिंग्विशर पे ये चेक करते हैं कि मार्च 2024 में नया एक लेबल लगा था, तो भाई दोबारा मार्च 2025 आए तो उसमें इसको दोबारा चेक होना चाहिए, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी कैपेसिटी कमजोर हो जाती है। भाई लीक ना हो, रस्ट जंग वगैरह ना लगा हो, और जहां पे लगा हो इस पे मेंशन हो कि भाई ये कौन सी टाइप का है। अगर आपको टाइप का नहीं पता आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो नुकसान दे सकता है। रास्ते में ना हो कि रुकावट बने, किसी रास्ते में लगा हुआ है रुकावट बन रही है तो मसला है। भाई कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर, कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर, चाहे छोटे वाला है चाहे ट्रॉली में जो आता है बड़े वाला है, ये होता है छोटी फायर के लिए। खुदा ना खास्ता एक कमरे में आग लगी है, एक कमरा है उसमें आग लगी है, फुल कवर्ड है, वही फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करेंगे। छोटी फायर है, ये सेकंड्स के लिए काम करता है, 12 सेकंड, 18 सेकंड, 13 सेकंड, 20 सेकंड, ट्रॉली वाला मैक्सिमम मिनट तक चला जाता है मैक्सिमम। तो भाई ये छोटी फायर के लिए होता है। और कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करें तो है जी पास फेल होता है ना, पास फेल, पास PASS। आप फार्मूला को याद रखें, कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे P फॉर पुल द पिन, इसमें ये पिन है, ये पिन लगी हुई है, आपको दूर से नजर नहीं आ रही होगी, सेम इसी तरह की पिन इसमें लगी है। ऊपर एक टेम्पर सील है, जब आप पिन को मोड़ेंगे सील टूट जाएगी, पिन को निकाल दें, क्योंकि जब तक पिन निकलेगी नहीं तो ये आप इसको पुल नहीं कर सकते। सबसे पहले पिन को निकालना है, फिर M एट द नोजल। भाई क्या मतलब है M एट द नोजल, या वैसे कह भी सकते हैं M एट द बेस ऑफ द फायर। आग की बेस पे निशाना लगाना है, शोलों पे निशाना नहीं लगाना। स्क्वीज द हैंडल, हैंडल को स्क्वीज करेंगे और स्वीप करेंगे, जैसे झाड़ू लगाते हैं इस तरह स्वीप करेंगे कि बिल्कुल बेस से बंद हो जाए।
बिल्कुल नहीं। 2 मिनट का छोटा सा वक्फा अटेंडेंस देना चाह रहे हैं सर, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अटेंडेंस फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना है। अटेंडेंस में आप लोगों के पास जो शीट आई थी उसमें सर्टिफिकेट का मेंशन किया हुआ है। अगर आप में से कोई सर्टिफिकेट के लिए इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे यस लिख दे, और उसके साथ फिर हम आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देंगे, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगी तो उस बंदे को सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। सर्टिफिकेट में 2 किस्म के सर्टिफिकेट हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं और एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। अगर आप इंटरनेशनल में लेना चाहते हैं तो वो 3000 के मिलेगा एक सर्टिफिकेट एक बंदे को, और अगर आप पाकिस्तान का लेना चाहते हैं तो वो 500 का मिलेगा। तो आप इस सर्टिफिकेशन में अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो अटेंडेंस शीट में आगे अपना एप्लीकेशन करें, ठीक है। इंटरनेशनल लेना चाहते हैं यूके वर्किंग, कोई लोकल लेना चाहता है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सेशन लेके थोड़ी सी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है वो बाहर ले जाके करवानी है, ताकि सेशन टाइम ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए। डीसीटी बाई अच्छा जी, अभी तक हम पढ़े थे, थोड़ा सा हल्का सा रिव्यू करवाता हूँ। अभी तक हम पढ़े थे कि भाई फायर क्या है, फायर क्या है। भाई सलीम बात फायर क्या है? फायर इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। फायर किन वजूहात की बिना पर फैलती है? भाई फायर जो है वो कंडक्शन, जितनी हीट ज्यादा होगी उतनी फायर फैलेगी। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू फैलती है। फिर हमने पढ़ा कि फायर की प्रिवेंशन के 2 तरीके हैं। अब हम आ रहे हैं, हमने सबसे पहले पोर्टेबल जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके बारे में पढ़ा। अब आते हैं फिक्स्ड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। फायर एक्सटिंग्विशर को हम पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। क्यों पोर्टेबल? पोर्टेबल का क्या मतलब होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ये पोर्टेबल है। फिर हमारे पास फिक्स्ड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी होते हैं, जिसमें जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सबसे पहले है जी होज रील। आपको थोड़ी देर पहले बताया, हर फ्लोर पे आपको एक अलमारी नुमा नजर आती है। अक्सर मॉल वगैरह में आप जाते हैं तो उसमें शीशे के अंदर एक पाइप नुमा होता है, वो होज रील है। भाई स्प्रिंकल एंड ड्रेंचर्स, स्प्रिंकल हर कमरे के अंदर फवारा नुमा आपको नजर आएगा। इन केस ऑफ फायर 70 डिग्री सेल्सियस पे वो एक्टिवेट हो जाता है, तो वो 4 से 5 मीटर में पानी मारता है, पानी फेंकता है। यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ट्रेंचर्स। ट्रेंचर्स और स्प्रिंकल में दोनों में फर्क है। स्प्रिंकल भी पानी फेंकता है, ट्रेंचर भी पानी फेंकता है, लेकिन मेजर डिफरेंस क्या है? अक्सर जॉब इंटरव्यू में पूछते हैं। आपकी तरह क्लियर है कि एक जॉब आती है फायर वॉचमैन या फायर सेफ्टी ऑफिसर, उसके लिए ये लेवल 2 सर्टिफिकेशन है, ये ही रिक्वायर्ड होती है और यही हम करवाते हैं। तो उसमें अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंकल एंड ट्रेंचर? किसी को पता है? स्प्रिंकल कमरों के अंदर लगे होते हैं, ट्रेंचर्स 2 बिल्डिंग्स के दरमियान लगे होते हैं कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आग जो है वो ट्रांसफर ना हो। अक्सर आप देखते हैं कि एक बिल्डिंग में आग लगी है, साथ वाली बिल्डिंग में भी अचानक आग लग गई है, तो ये इंस्टॉल ऐसे किया जाता है कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आग ट्रांसफर ना हो। भाई गैस लोडिंग सिस्टम और वेट और ड्राई राइसेस, गैस लोडिंग सिस्टम जो है ये इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है क्योंकि वहां पे पानी से आग नहीं बुझती।
फोम सिस्टम भाई इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है क्योंकि वहां पे आग नहीं बुझती। इसके हवाले से थोड़ी सी आपको जो है इस हवाले से अगर डेटा चाहिए तो आप एक ग्रुप बना लें, उसमें ये जो सेशन हमने लिया है इसके हवाले से डेटा सारा आपके पास आ जाएगा और इससे रेलिवेंट जो भी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वो सारे के सारे आपके पास उस ग्रुप में आ जाएंगे। या कोई एक CR है जिसने ग्रुप बनाया हुआ है, वो कॉन्टेक्ट नंबर मेरा ले ले, ये चीजें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो बाकी साथियों के साथ शेयर कर देंगे। 2005 में यूके में एक कानून आया है जिसे कहते हैं FSO, फायर सेफ्टी ऑर्डर। FSO फायर सेफ्टी ऑर्डर। उस कानून के तहत 2005 से भी पहले कवानीन थे, लेकिन तमाम कवानीन को एक साथ करके यूके ने एक कानून जो है वो पास किया है जिसे FSO कहते हैं, जिसके तहत भाई कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी, कोई भी मॉल, कोई भी रेजिडेंस जो है वहां पर आपको फायर सर्टिफिकेशन चाहिए जब स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब अप्रूवल चाहिए, तो वो फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस को फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट आके बकायदा चेक करता है। उस कानून के तहत ये यूनिवर्सिटी है या कोई मॉल है या कोई भी इदारा है, भाई प्रॉपर फायर सेफ्टी रिस्क असेसमेंट करवाई जाएगी, फायर प्रिवेंशन प्रोटेक्शन का प्रॉपर बंदोबस्त किया जाएगा, फायर इक्विपमेंट्स मौजूद होने चाहिए जैसे कि आपके सामने पड़ा है और मेंटेन होने चाहिए, प्रॉपर लोगों को ट्रेनिंग देनी है, इमरजेंसी प्लान के बारे में बताना है और फायर सेफ्टी रिस्क असेसमेंट के हवाले से गाइड करना है। एम्प्लॉय का काम है फायर सेफ्टी ऑर्डर को पूरा करेगा, एम्प्लॉयर के साथ कोऑपरेट करेगा और इस हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो बताएगा किसको, अपने एम्प्लॉयर को। अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आते हैं और आपके वर्क प्लेस में फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स लगे हैं तो आप उनमें क्या चेक करेंगे? आप फायर अलार्म पॉइंट्स मुख्तलिफ लोकेशन पे चेक करेंगे। मिसाल के तौर पे 10 फ्लोर है, 2 फ्लोर पे अलार्म बज रहा है, बाकी पे नहीं बज रहा, तो मसला किसको होगा? वो बाकी जो फ्लोर है 8 पर तो प्रॉब्लम होगी। भाई हाउसकीपिंग को देखेंगे कि भाई बिल्डिंग की हाउसकीपिंग, सफाई सुथराई बेहतर हो। लफ्ज आपने सुना होगा हाउसकीपिंग, क्या मतलब है हाउसकीपिंग का? हाउस केयर, हाउसकीपिंग, घर की सफाई सुथराई। लेकिन ये लफ्ज जब हम सेफ्टी में इस्तेमाल करते हैं इसके दो एंगल हैं। एक साफ सुथरी जगह हो, दूसरा चीजें मैनेज पड़ी हुई हो, बिखरी भी ना पड़ी हुई हो, तो इसे कहते हैं जी हाउसकीपिंग। भाई रिस्क असेसमेंट करेंगे, फायर डोर्स को चेक करेंगे कि वो इन ऑर्डर है, फायर अलार्म पैनल को चेक करेंगे, भाई रास्तों को चेक करेंगे, कोई रुकावटें ना हो, कोई चलने वाला सामान कॉरिडोर में ना पड़ा हो, सेफ्टी साइन वगैरह लगे हुए हो, फायर एक्सटिंग्विशर्स चेक करेंगे और असेंबली पॉइंट को देखेंगे कि वहां पे कोई रुकावटें तो नहीं है। पीरियोडिक चेक्स में जहां पे फायर का सिस्टम लगा हुआ है, इमरजेंसी लाइटिंग, थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि भाई इमरजेंसी लाइटिंग जो है वो नॉर्मल लाइटिंग से चेंज होती है। खुदा ना खास्ता जिस बिल्डिंग में आग लगी तो मेन हब को बंद कर देते हैं, क्यों? कि अगर आग बिजली की वजह से है वो और नुकसान ना दे। इमरजेंसी लाइटिंग आपने घरों में छोटी इमरजेंसी लाइट्स लगाई हुई होती हैं, वो किसने लगाती है? बिजली चली जाए तो वो ऑन हो जाए। तो इस तरह हम एग्जिट डोर की तरफ जो रास्ता जाता है इमरजेंसी डोर की तरफ, उस फुल कॉरिडोर में हम इमरजेंसी लाइट लगाते हैं, वो नॉर्मल बिजली से कनेक्टेड नहीं होती कि इन केस ऑफ फायर आग लग गई, लाइट्स ऑफ हो गई, रात का टाइम है, नजर नहीं आ रहा, दरवाजे लोगों ने खोले और भाई वहां से वो निकल सकते हैं क्योंकि वो कॉरिडोर में लाइट से नजर आ रही हो। भाई जो फिक्स्ड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं उनको चेक करना है साल में एक दफा। जो पोर्टेबल है पहले आपको बताया, इसको साल में एक दफा जरूर चेक करना है। यहाँ पे क्या इशू है? हाँ जी, कौन बताएगा यहाँ पे क्या मसला है? कोई भी बताएगा?
भाई आप बताएं। सामान रास्ते में पड़ा है, सामान रास्ते में पड़ा है, आने जाने का रास्ता रिस्ट्रिक्ट हो रहा है और है भी सारा जलने वाला सामान। क्या मसला है भाई? भाई आप बताएं। सब कुछ आपके ख्याल में हाउसकीपिंग ठीक है? अगर हल्की सी चिंगारी मिले तो क्या होगा? फ्यूल सोर्स बहुत सारा है। क्या मसला है? हीटर के साथ सब कुछ यहाँ पे क्या लिखा है? भाई एक पावर सॉकेट है और 3 हेवी इक्विपमेंट्स एक ही सॉकेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, जलने वाला सोर्स पड़ा है हीटर के बिल्कुल करीब। यहाँ पे क्या इशू है? एग्जिट डोर ब्लॉक है, एग्जिट डोर ब्लॉक है। क्या इशू है? एग्जिट डोर ब्लॉक है। क्या इशू है? आग आसानी से लग जाए इसलिए इन्होंने बीच में सिलेंडर भी रखा हुआ है। एग्जिट डोर ब्लॉक है, बंद है, स्मोकिंग की वजह से आग लगती है। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है FSRA, फायर सेफ्टी रिस्क असेसमेंट। पहले तो एक टर्म समझें, व्हाट इज रिस्क असेसमेंट? रिस्क असेसमेंट किसे कहते हैं? ठीक है बताएं। Risk assessment is a careful examination of anything in your work environment that could cause injury or ill health. रिस्क असेसमेंट कहते हैं कि बड़े गौर से हम साइट का मुआयना करते हैं कि कोई ऐसी चीज तो मौजूद नहीं है जिससे किसी को कोई खतरा हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये हम सेफ्टी में टर्म इस्तेमाल करते हैं रिस्क असेसमेंट, लेकिन यहाँ पर हम इसको फायर के एंगल से देखेंगे। फायर के एंगल से आइडेंटिफाई द फायर हज़ार्ड। इस कमरे में आपको फायर के हज़ार्ड कहाँ नजर आ रहे हैं? मसलन कहाँ, किधर? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ होगा? इसमें बताए कोई इशू नहीं है, सॉकेट ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नजर आ रहा है। देखिए, इशू को हाईलाइट करना है। बिजली तो हर जगह है, बिजली एक्सीलेंट। वहां पे इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड है भाई, वहां पे इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड है। आइडेंटिफाई द पीपल एट रिस्क। इस खतरे से, ये जो है आपके सामने, इससे किसको नुकसान होगा? जो यहाँ पर है स्पेसिफिकली उनको और आसपास को भी। एवल्यूएट एंड एक्ट। एवल्यूएट कैसे करेंगे? रिस्क को एवल्यूएट कैसे करेंगे? जब हम ये टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसमें एक छोटा सा फार्मूला पढ़ाते हैं। जब किसी जगह पे आपको रिस्क को कैलकुलेट करना है तो एक छोटा सा फार्मूला है, लाइक्लीहुड को मल्टीप्लाई करते हैं कंसीक्वेंसेस के साथ। ठीक है, इसके पास लाइक्लीहुड को मल्टीप्लाई करते हैं कंसीक्वेंसेस के साथ, रिस्क आ जाएगा किसी भी जगह पे। यहाँ पे छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाते हैं। लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय कंसीक्वेंसेस। मार्कर है, मार्कर
फार्मूला लाइवलीहुड मतलब चांस, कंसीक्वेंसेस ये इसकी जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिविलिटी, शिद्दत। किसी भी जगह पर इसको कैलकुलेट करना है तो आपको एक मैट्रिक्स बनाना होगा। ये एक 5x5 का मैट्रिक्स है, ये 5x5 का मैट्रिक्स है। इसमें 5 रो हैं, 5 कॉलम हैं, इसलिए इसको कहते हैं 5x5 का मैट्रिक्स। 1 से स्टार्ट किया 5 तक लिखा, 1 से स्टार्ट किया 5 तक लिखा। इस टेबल को पूरा करना है तो आपको सिंपली टेबल पढ़ना है। 2 चार्ट बन गया। इससे इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? एक तरफ लेंगे लाइवलीहुड, एक तरफ लेंगे कंसीक्वेंसेस नतीजा। इससे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई आप शुरू वेरी गुड। आपकी कुर्सी स्टेबल है? यस सर। खड़े हो जाइए ऊपर। हाँ वेरी गुड, खड़े हो जाइए। खड़े हो गए सारे? इसको देखें, ये कुर्सी पे खड़ा है, लाइवलीहुड यहां से गिरने का चांस कितना है? गिरने का चांस कितना है? कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, क्या है? भाई कम है, भाई कम है। क्यों? क्योंकि कुर्सी स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लाइवलीहुड कितना लूं? चांस। 1 का मतलब है कम, 2 का मतलब है थोड़ा ज्यादा, 3 का मतलब है और ज्यादा, 4 का मतलब बहुत ज्यादा, 5 इंतहाई ज्यादा। कितना लूं? 1। लाइवलीहुड है 1। यहां से गिरेगा तो कंसीक्वेंसेस नतीजा क्या आएगा? कम बुरा ज्यादा बुरा? कम बुरा। कंसीक्वेंसेस क्या लूं? ठीक है 2। यहाँ पे रिस्क कितना है? 2। जहाँ पे ये खड़ा है 2 कहाँ पर आ रहा है? 2 किस रेशो में आ रहा है? अभी आप इज्यूम करें ये बंदा, हमने इस टेबल पे ये कुर्सी रख दी है और यही बंदा लाइट लगा रहा है, सेट कर रहा है। लाइवलीहुड कितना होगा? 2 और अगर यहाँ से गिरेगा कंसीक्वेंस क्या आएगा? 4 या 5, 3 4 12। और अब ये कौन चीज इज्यूम करें? 15 फीट पे काम कर रहा है, लेडर है, लेकिन लेडर का एक पाँव टूटा हुआ है, सपोर्ट के लिए कोई बंदा मौजूद नहीं, गिरने का चांस कितना है? 5। और कंसीक्वेंसेस क्या आएगा? 5 5 सर आप इस चार्ट को देखें। अगर आपकी वैल्यू इस रेंज में आ रही है तो खतरा कम है, अगर इस रेंज में आ रही है तो मीडियम लेवल का खतरा है, और अगर इस रेंज में आ रही है तो हाई लेवल का खतरा है। इस तरह फायर के हज़ार्ड को भी हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली ये फार्मूला लिखना है, हज़ार्ड को देखना है और अपनी ऑब्जर्वेशन से, भाई सेफ्टी के लिए कोई आला नहीं बना, इधर से कैलकुलेट होती है, अपनी ऑब्जर्वेशन से वैल्यू डालें और कैलकुलेट करें। क्लियर? जी सर।
कैसे किया जाता है, रिस्क असेसमेंट के अंदर हम तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं कि भाई जहाँ पे काम हो रहा है, जिस सामान के साथ हो रहा है, और लास्ट में अगर कुछ चेंजेस आए तो हम उसको रिव्यू भी करते हैं। आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में एक फायर वार्डन होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फायर की सेफ्टी को मॉनिटर करती है, रिपोर्ट करती है अगर कोई अनसेफ चीज़ है, फॉल्टी इक्विपमेंट है, कोई वायरिंग ठीक नहीं, किसी जगह पे जो है वो डेब्री वगैरह, गन वगैरह इकट्ठा हुआ है, भाई फायर सेफ्टी रिस्क असेसमेंट को चेक करती है, इमरजेंसी एक्टिवेशन प्लान को चेक करती है और उसमें मदद भी करती है या करता है। जो फायर सेफ्टी के लिए आपने बंदा चूज करना है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, वो कोई भी बन सकता है। आपने सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, सारे बन सकते हैं। भाई चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सके, भाई एटीट्यूड अच्छा हो, स्किल्स हो, नॉलेज हो उसके पास, और फिजिकल एबिलिटी हो ताकि चीज़ों को बेहतर से बेहतर कर सके। जब भी फायर अलार्म बजेगा तो वही तमाम दरवाजे जहाँ पे आग लगी है, खिड़कियाँ बंद कर दी जाएंगी, लोग इस हम्बल पॉइंट पे इकट्ठे होंगे और अगर कोई इशू है तो अपने फायर वार्डन को इन्फॉर्म करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अलार्म बज गया है, आपको इस हम्बल पॉइंट बताया गया होगा यूनिवर्सिटी में कोई स्पेसिफिक एरिया कि वहाँ पे आप इकट्ठे हो जाएं। जब वहाँ पे आप इकट्ठे होंगे तो जो नॉमिनेटेड पर्सन है वो कोई भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे फीमेल है, उसमें किसी को एक लीड दे दें, मेल है तो एक सेशन में सिविल डिपार्टमेंट है उसमें 6 बंदों को फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग देके हाईलाइट करें कि उन्होंने लोगों को कैसे इकट्ठा करना है और कैसे वहाँ से निकालना है। इस हवाले से हमारे पास एक छोटी सी डेमोस्ट्रेशन है जो कि आपको करवाते हैं पार्किंग एरिया में इंशाल्लाह, जिसमें यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर वो आपको करवाते हैं अभी प्रैक्टिकली।